हमेशा की तरह आपका हृदय से मैं राजीव भार्गव अपने चैनल भृगु लीनिएज पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज हम आपको एक ऐसे ही जाने माने कविराज से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने बचपन से ही अपनी इस कला यात्रा की शुरुआत कर दी थी। इनके पिताजी भी मराठी के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1965 में ग्वालियर में हुआ। आज ये नोएडा में अपने पुत्र, पुत्रवधू, पौत्री, पत्नी व एक पुत्री के साथ निवास करते हैं। तो आइए चलिए मिलवाते हैं आपको कविराज श्री शेखर देशमुख से। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार राजीव जी। शेखर जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बचपन, कॉलेज, शिक्षा इत्यादि की कुछ यादें। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ 1965 में। और मेरे पिताजी जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, तो वो नागपुर से बिलोंग करते थे और बाद में वो बाइफरकेट होकर ग्वालियर आ गए थे। तो मेरा जन्म, शिक्षण, सारी पढ़ाई-लिखाई ग्वालियर में ही हुई है और उसके बाद मैं जॉब के लिए अपने कार्यक्षेत्र में निकल गया ग्वालियर छोड़ के। आप एक इंजीनियर हैं। आपके कवि बनने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली ये संस्कार थे, मतलब घर में भी, चूँकि मेरे पिताजी जो थे वो मराठी के अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे, लिखते थे। दूसरा, ग्वालियर नगरी जो है, उनको वैसे भी अटल बिहारी जी की नगरी बोला जाता है और मुक्तिबोध जैसे वहाँ पर कवि हुए हैं। तो एक उस मिट्टी में ही कुछ काव्य का है, साहित्य का है और वो संस्कार आ गए, तो धीरे-धीरे वो पनप गया। आपके बाल्यकाल में काका हाथरसी, हुल्लड़ मुरादाबादी आदि जैसे महान कवियों का बोलबाला था। क्या आप पर भी इनका कुछ असर पड़ा? अवश्य, बिल्कुल पड़ा है। क्योंकि उस समय जितने भी चाय के ठेले थे या पान के वो ठेले थे, उस समय फ़िल्मी संगीत वहाँ नहीं लगता था। उस समय हुल्लड़ मुरादाबादी जी और काका अतरसी जी इतने मशहूर थे और उनका हास्य व्यंग जो है इतना फ़ेमस था कि उन सब जगहों पर वही चलता था दिन भर। अब आते-जाते, निकलते वही कानों पे पड़ता था। तो किसी तरह काका अतरसी जी से मैं प्रभावित हो गया था और उनकी जो वो लिखते थे कविताएँ, थोड़ा-सा हमको भी अच्छा लगता था कि अपनी कविता में कह शेखर कविराय डाल दें, तो वो प्रभाव तो पड़ा। क्या आपको भी इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? जी, राजीव जी, इनसे तो नहीं, लेकिन हाँ, अन्य बहुत सारी प्रतिभाएँ, क्योंकि ग्वालियर जो है वो साहित्य की नगरी कहलाती है, तो वहाँ पर जो एक समय में अपने बहुत काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं शैल चतुर्वेदी जी, प्रदीप चौबे जी, फिर आज़ाद रामपुरी जी, इन सब का सानिध्य मिला। इनके साथ हम बचपन में काफ़ी बैठे हैं, इनको सुना है और इन्होंने भी हमको बड़ा प्रोत्साहन दिया। हम बचकाना लिखते थे, उसपे भी ये अपनी समीक्षा देते थे और हमें बड़ा प्रोत्साहन देते थे। आपकी कविताओं और लेखों में एक आदर्श समाज बनाने का संदेश होता है। दरअसल जो आजकल की जीवन शैली चल रही है, उसमें जितना संघर्ष है और जो हम लोगों ने देखा है अपना जीवन का संघर्ष, उसमें जितना कॉम्पिटिशन, भाग-दौड़ और प्रतियोगिता मची हुई है, तो आज आदमी आदमी से दूर होता जा रहा है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी कविताओं में मैं संदेश दूँ कि नहीं, ये सब ईगो, दंभ और ये स्वार्थ की दौड़, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप एक समाज को अगर उन्नत बनाते हो, तो आपका व्यक्तिगत विकास होना तो बिल्कुल लाज़मी है और वही संदेश मैं देता हूँ। आपका विवाह कब हुआ? आपकी ज़िम्मेदारियाँ तब बहुत बढ़ गई होंगी। क्या फिर भी कविताओं का सृजन जारी रहा? विवाह तो अब होके 40 साल हो गए हैं और ज़िम्मेदारियाँ तो उस समय काफ़ी थी। सिर्फ़ विवाह के कारण नहीं, मेरी पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ भी थी, क्योंकि मेरे पिताजी काफ़ी अल्पायु में ही यहाँ से विदा हो गए थे। तो एक वो प्रेशर तो था ही, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी देखनी। उसके अतिरिक्त बाकी की जो चलती है सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ, वो भी थी। काव्य उस समय भी था, लिखते थे, लेकिन बस ये था कि थोड़ा-सा दिशा अलग हो गई थी उसकी और उतना समय नहीं दे पा रहे थे। आपने अपनी एक पुस्तिका में लिखा, मेरे जीवन के स्वप्न
शायद मेरी महत्वाकांक्षा थे। कृपया समझाइए इसमें आप कहना क्या चाहते हैं? इसको मैंने अपने आप को माध्यम बनाया कविता में, बट ये एक्चुअली एक सामान्य व्यक्ति की आकांक्षा रहती है। उसके स्वप्न बहुत स्वप्न देखता है वो, और वही उसके एम्बिशंस बन जाते हैं बाद में, महत्वाकांक्षा बन जाती है और उसके पीछे वो संघर्षरत रहता है। तो उसी को लेकर के मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी हुआ है। मेरी एक कविता है मृग तृष्णा के नाम से, तो उसमें मैंने वही जीवन की उहापोह को, जो महत्वाकांक्षा और स्वप्न रहता है, उसको लेकर के अंत में आदमी पहुँचता कहाँ है? कहीं नहीं, वहीं के वहीं रहता है। तो उस पछतावे को लेकर के मैंने वो जो लाइन थी, वो मैंने अपने आप को माध्यम बना के लिखी हुई है। आपने अपनी एक पुस्तिका के प्रीफेस में मुंशी जी, निराला, महादेवी, सुमित्रा नंदन पंत आदि का उल्लेख किया है। क्या आपके जीवन पे इन लोगों की भी कुछ छाप रही? जी हाँ, मेरी कविताओं में और जीवन में भी थोड़ा-सा छायावाद और प्रतीकात्मक कविताओं का आपको मिलेगा। मैं जो कविताएँ लिखता हूँ उसमें आपको दर्शन मिलेगा, छायावाद मिलेगा और प्रतीकात्मक भाषा मिलेगी। तो ये महादेवी जी, सुमित्रा नंदन जी, ये लोग छायावाद के बहुत बड़े स्तंभकार थे। और प्रेमचंद जी का एक वो था कि मिट्टी से जुड़े हुए थे, तो अच्छा लगता था कि उनकी रचनाओं में एक अपनापन देखने मिलता था, मिट्टी की सौंधी खुशबू आती थी। प्रभाव तो पड़ा। चार दीवारों से कैद होकर मैंने अपने भौतिक जीवन से परिणय कर ली। ऐसा आपने अपने बारे में क्यों कहा? पुनः मैंने माध्यम अपने आप को बनाया है। ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि वही जो आजकल का जीवन शैली बन चुकी है, ये मेरी कविता है एक्चुअली कि 4 कमरों में कैद रहे, अपना सा जहान लिए। शायद हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ सुना सकता हूँ राजीव जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो? कि 4 दीवारों में कैद रहे, रंगीन सपनों की ऊँची उड़ान लिए, बस जीते रहे अपनी ही खातिर, एक अदना सा जहान लिए। जिंदगी को समेट लिया गुमशुदा अंधेरे कमरों में, और सोचते रहे जिंदगी हम मशहूर क्यों ना हो। जिंदगी को समेट लिया गुमशुदा अंधेरे कमरों में, और सोचते रहे जिंदगी हम मशहूर क्यों न हुए। एक दरपाते ख्याल की सरगोशी, खामोश हैरान सी, कहीं किसी उलझन में डूबी लड़खड़ाती रूह परेशान सी, पूछ रही थी अब तलक की जिंदगी का हिसाब। मेरा अक्स रूबरू खड़ा था, कठोर क्रूर ख्याल लिए, उसकी नजरें घूर रही थी सुलगते से सवाल लिए। नहीं था कोई जवाब उसके तीखे प्रश्नों का, क्या दिया दीवार से परे निकलकर किसी और की बेहतरी के लिए। क्या दिया दीवार से निकलकर किसी और की बेहतरी के लिए, किस खाते के पन्ने टटोल कर क्या पाया आप खोज रहे हो। तो ये 4 दीवारों में कविता और भी है, लेकिन फिर समय हो जाएगा। आपने संदर्भ में श्री पीयूष भारद्वाज जी का उल्लेख किया। ये एक्चुअली मेरे वरिष्ठ सहकर्मी थे, सीमेंट प्लांट में थे, और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, मित्रता के व्यवहार था। उनकी साहित्य में रुचि दिखती थी मुझे, लेकिन हम लोग तब इतने मतलब इस दृष्टिकोण से मिले नहीं थे। फिर एक बार उन्होंने ऐसे ही एक कविता मुझे सुना दी थी कि मैंने लिखी है, देखो ज़रा कैसी है। क्योंकि हम उस समय गतिविधियों में काफ़ी रहते थे। मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा अरे! उसके बाद मैंने भी उनको अपनी एक कविता उनके साथ साझा की, तो बोले, "अरे! तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो।" उनका एक प्रोत्साहन था, बड़े थे। उन्होंने मुझे सबसे पहले मतलब पहले मैं ग्वालियर से लिखता था। स्वदेश में और दैनिक जागरण में मेरी कविता प्रकाशित हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने मुझे फिर बाद में बड़े पैमाने पर प्रकाशित करवाया। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। आपने अनघा जोगलेकर का भी उल्लेख किया है। उनका क्या रोल रहा आपके इस यात्रा में? अनघा जी से मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं है। उनसे मैं नया-नया ही मिला था। लेकिन वही साहित्य के प्रति अभिरुचि और उनका जो विज़न था, वो बहुत बड़ी उपन्यासकार है, और उनके संपर्क सूत्र जो है श्री आदित्य राणा जी वगैरह के साथ में है। उनके साथ फिर ऐसे ही होता रहा एक्सचेंज, विचारों का आदान-प्रदान। मैं कुछ लिखता था, उन्हें भेजता था, वो कुछ लिखती थी, वो अपना भेजती थी। हम दोनों एक-दूसरे की समीक्षा करते थे, एक-दूसरे को राय देते थे। ऐसे करते-करते उनसे परिचय बढ़ता चला गया और हम लोग साहित्य की यात्रा में काफ़ी करीब आ गए, बहुत समीप आ गए। इसलिए मुझे लगा कि इनसे लिखवाना अच्छा रहेगा। आपकी रचित कविताओं में से
एक दो कविताएं जरा सुनाइए। जी, ज़रूर, कवि को आप बोलेंगे कविता सुनाना तो वो उससे ज़्यादा प्रसन्नता हो सके। जिसका मैंने ज़िक्र किया था मृग तृष्णा, वो ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा। वो आज की पीढ़ी के लिए एक संदेश है, हालाँकि वो थोड़ी-सी, लेकिन मैं कुछ लाइनें पढ़ूँगा उसकी, पूरा तो नहीं पढ़ूँगा। क्या होता है, आदमी भागा जा रहा है, उसको एक दौड़ है कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, ये भी कर लूँ, कार की ईएमआई देना, बंगला लेना, मकान लेना। ये कविता के मैंने प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि आज के भौतिक संसार में व्यर्थ संघर्ष करती युवा पीढ़ी को समर्पित कदाचित जागरण। इसका शीर्षक है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, ओरी मृग तृष्णा, कब तक देगी छलावा, तुझे अंजूरी में समेटने की लालसा, कैसी माया कैसा बुलावा, प्रारंभ बिंदु पलटकर निहारा, धुंधला सा दृष्टि से होता ओझल, भोर का जो मध्यम तारा, तुझे अंजूरी में समेटने की लालसा, मरुथल में भटका रही अंतहीन यह यात्रा, अकारण दौड़ा रहे, तप्त उष्ण रेणु देह झुलसा, कटे फटे अधर पग के छाले, रुधिर रिसाते दर्द में बिलबिलाते, चषक का अंतिम जलकण जलते आकाश में वाष्पित, मेरी क्षुधा अतृप्त कदाचित शापित, जितना निकट आता तू आगे बढ़ जाती है, नवीन यात्रा आरंभ हो जाती है। और यही हो रहा है आजकल की युवा पीढ़ी के जीवन। आपने ग्वालियर में कवियों की एक संस्था बनाई, धरातल। ये एक्चुअली क्या था ना कि हम जब कुछ कवि लोग थे आसपास के, लिखते थे, सब लोग संपर्क हुए हमारे आपस में, तो हम लोगों ने एक मासिक कवि गोष्ठी का प्रायोजन रखा था। हम लोग मिलते थे हर मास में और अपनी उस महीने में जितनी भी रचनाएं बनी हो एक दूसरे के साथ सुनाते थे, सुनते थे। फिर धीरे धीरे उसने एक बड़ा रूप ले लिया और एक साहित्यिक संस्था हमने धरातल के नाम से स्थापित की। धीरे धीरे वो संस्था पूरे ग्वालियर में अच्छी प्रसिद्ध हो गई और फिर हमने दो तीन बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए उसमें, जिसमें नवगीत के सृजक श्री वीरेन मिश्र जी का भी एक कार्यक्रम किया था हमने। तो इस तरीके से उस संस्था से जुड़े थे। बाद में फिर सब लोग विस्थापित होते। आप पर्यावरण प्रेमी हैं, नेचर लवर। आज के इस प्रदूषण भरे माहौल में तो आपका दम घुटता होगा। दम घुटता है, पीड़ा भी होती है, क्योंकि जिस तरीके से दोहन हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग उसको वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने प्रीफेस में लिखा भी हुआ है कि निसर्ग ने हमको क्या नहीं दिया और हमने उसका प्रत्युत्तर क्या किया। ये एक प्रश्न है कि हम ले तो रहे हैं, दे क्या रहे हैं? और इस पे मैंने एक कविता भी लिखी है प्रकृति के ऊपर, जो इसमें मैंने प्रभु को लेकर के और प्रकृति ने हमको क्या-क्या दिया है, कैसे-कैसे रूप दिखाती है, मैं उसका एक छोटा-सा नमूना पेश करूँगा। क्या माँगू मैं इस सृष्टि से, क्या माँगू परमेश्वर से, जीवन का उपहार दिया उस अलौकिक ब्रह्मेश्वर से। हर क्षण भरता श्वास नहीं, मेरे रुधिर के कण-कण में, नित्य जिताकर लाता जो जीवन और मृत्यु के रण में। ये तो मैंने प्रभु की आराधना। अब यहाँ से प्रकृति शुरू होती है। क्या मांगू उस निराकार से, आदि ब्रह्म चैतन्य से, विभुता में जिसकी ब्रह्मांड निहित, अमर अगोचर अनन्य से, जलधि का विशाल गर्जन। ये देखिए प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया। जलधि का विशाल गर्जन, सरिता कल कल निर्जर झरणी, भूधर और कानन से आह्लादित मंजूल धरणी, लालिमा नित भोर रवि की, टिमटिम यामिनी नक्षत्र छवि, स्वर लहरी मंद बयार पवन, राग यमन बहार भैरवी, बेल लता पल्लवित कुसुम, देख चक्षु खिलखिल जाते, सुगंधि पुष्पांडगी बिखेर चहु, तरुवर लदे लदे इतराते, धवल तुषार श्रृंगार करे, बिछी दूब के हरित पटल का, नीम बरगद पीपल मानो, संभल वसुधा के करतल का, नीलाभ में रंग उड़ाते, खगदल सुरम्य रंजन से, आमोद मयूर के नर्तन से, गीत भ्रमर की गुंजन से, वैभव मुझे मिला बिन मांगे, विधाता के अक्षत कर से, अब क्या शेष करूं कामना, सच्चिदानंद अखिल। कविताओं के अलावा आपकी और क्या-क्या रुचियाँ हैं? कविता के अतिरिक्त मेरा मंच से काफी जुड़ाव रहा है। संगीत और गीत, उसके अतिरिक्त नाट्य से भी मैं संबंधित रहा हूँ। हालांकि नाट्य में बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाया, लेकिन संगीत से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ा बहुत गाता भी हूँ और जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरीके के आयोजित करते रहते हैं। वो उसमें मेरा काफी अच्छा योगदान रहता है और मैं कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा करता हूँ। यहाँ पे भी हमारी सोसाइटी में भी जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको मैं देखता हूँ।
वो एक मेरी अभिरुचि है और बहुत दिल से। आपने ज़िक्र किया आप गाते भी हैं। किस तरह के संगीत से आपको प्रेम? लाइट म्यूज़िक लेकिन पुराना संगीत, ये अभी जो आजकल नया संगीत आ रहा है उसमें पुराना संगीत और शास्त्रीय संगीत मैं सुनता हूँ, थोड़ा बहुत समझता है, लेकिन उसमें इतने पारंगत नहीं हूँ। हमने सुना है कविताओं और लेखों के अलावा एक समय में आपने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आज़माया था। जी हाँ, युवावस्था में थोड़ा उस समय क्रेज़ था, राजनीति की तरफ थोड़े से आकर्षित हो गए थे, कर रहे थे काम, अच्छे खासे गए भी, काफ़ी आगे तक गए। लेकिन फिर जैसा मैंने बताया ना कि मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत अल्पायु में हुई थी, तो फिर घर की ज़िम्मेदारियाँ रहीं, तो उस समय मैं फिर समय नहीं दे सकता था राजनीति के लिए, तो धीरे-धीरे वहाँ से हट गए। संपर्क है, लेकिन अब मैं उतना एक्टिव नहीं। आने वाले उभरते कवियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संघर्ष तो रहेगा, उनके लिए यही कहूँगा कि भाषा के साथ और कलम के साथ समझौता मत करें, क्योंकि अगर आजकल आपने भी देखा होगा राजीव जी, तो टीवी चैनल्स पर और ये हास्य कवि सम्मेलन में बड़ा मज़ाक होता है सरस्वती के साथ। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप ये जाते क्यों नहीं हो कवि सम्मेलनों में या लोगों के साथ वहाँ मंच क्यों नहीं हो करते होते हैं? मैंने कहा मेरी भाषा अलग है, मेरी शैली अलग है, मैं जो गाता हूँ या सुनाता हूँ कविताएँ या जो पढ़ता हूँ, वो शायद आज के मास को अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि आज जिस तरीके का, बुरा मत मानिएगा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके का फूहड़ हास्य चल रहा है, टीवी चैनल्स पर जिस तरीके के कवि दिख रहे हैं, तो मैं आज के जो नए लिखने वाले हैं, उनको यही कहूँगा कि साहित्य और सरस्वती के साथ समझौता ना करें। भाषा अपनी परिष्कृत रखें, बहुत क्लिष्ट ना करें, लोगों को समझ में आए ऐसी रखें, लेकिन उसमें शुद्धता होनी चाहिए और विषय जुड़े हुए होने चाहिए। यही मैं छोटा-सा संदेश देना। शेखर जी, आप भृगु लिनिएज के स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक़्त दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं, आप ऐसे ही उत्तम कविताएँ और लेख लिखिए और हम सबका मनोरंजन करते रहिए। धन्यवाद।